नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। अमेरिका ईरान टकराव ने तेल बाजार को झकझोर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के कारण तेल सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे दुनिया भर में कीमतें बढ़ने की आशंका है। इस बीच भारत ने तेजी दिखाते हुए अपनी ऊर्जा रणनीति को बदल दिया है। भारत ने इस संकट को खतरे की बजाय अवसर के तौर पर लिया और रूसी तेल की खरीद में अचानक तेजी ला दी। क्या कुछ है, देखिए इस खास रिपोर्ट। भारत ने 7 दिन में खरीदे 3 करोड़ बैरल रूसी तेल। चीन जा रहे टैंकर भारत की ओर मुड़े। हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ा खतरा, वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर। ट्रंप बोले सीजफायर नहीं होगा, अमेरिका ने ईरान को कमजोर बताया। सऊदी अरब ने 22 ड्रोन मार गिराए। खाड़ी देशों में बड़ा सैन्य तनाव। जापान दक्षिण कोरिया भी बाजार में सक्रिय। तेल कीमतों में उछाल की आशंका। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। अमेरिका ईरान टकराव ने तेल बाजार को झकझोर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के कारण तेल सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे दुनिया भर में कीमतें बढ़ने की आशंका है। इसी बीच भारत ने तेजी दिखाते हुए अपनी ऊर्जा रणनीति को बदल दिया है। भारत ने इस संकट को खतरे की बजाय अवसर के तौर पर लिया और रूसी तेल की खरीद में अचानक तेजी ला दी। सिर्फ एक हफ्ते में भारत द्वारा 3 करोड़ बैरल रूसी तेल की खरीद ने वैश्विक बाजार को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई टैंकर जो पहले चीन जा रहे थे, उन्होंने रास्ता बदलकर भारत की ओर रुख कर लिया। यह संकेत है कि भारत अब तेजी से ग्लोबल एनर्जी गेम में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत के बड़े रिफाइनर भी इस मौके का फायदा उठाने में जुटे हैं। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस जंग को और खतरनाक रूप बना रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका सीज फायर नहीं करेगा और ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। हालांकि ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और खाड़ी देशों में भी तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने 22 ड्रोन मार गिराए, जबकि कई जगहों पर मिसाइल हमले हुए। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। चीन, जो हाल तक रूसी तेल का बड़ा खरीदार था, अब भारत के कारण पीछे छूटता नजर आ रहा है। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया भी अब बाजार में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जिससे तेल की कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर यह साफ है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव हो रहा है। भारत ने समय रहते अपनी रणनीति बदली और सस्ते तेल की खरीद के जरिए अपनी स्थिति मजबूत की। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है, तो भारत की ये चाल उसे ऊर्जा सुरक्षा के मामले में बड़ी बढ़त दिला सकती है। आने वाले दिनों में ये रणनीति भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को और मजबूत कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। ईद और नौरोज की दी शुभकामनाएं। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की जताई उम्मीद। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की कड़ी निंदा। ऐसे हमलों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर को लेकर चिंता जताई। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। ईद और नौरोज की दी शुभकामनाएं। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की उम्मीद जताई। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की कड़ी निंदा। ऐसे हमलों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और उन्हें ईद व नौरोज की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि त्योहारों का ये मौसम पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। बातचीत में मोदी ने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और इससे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे हमले ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही समुद्री मार्गों की सुरक्षा और फ्री नेविगेशन सुनिश्चित करने की अहमियत दोहराई। प्रधानमंत्री ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ईरान सरकार के सहयोग की सराहना भी की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए।
बढ़ते आगे कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाऊं, जहां पे आपको बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता की तारीफ की। कहा, मोदी ने दुनिया में भारत का कद बढ़ाया, मिल रही सराहना अभी भी कम है। पहले भारत की बात को उतनी गंभीरता नहीं मिलती थी, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को अहमियत मिल रही है। दुनिया ध्यान से सुनती है भारत की बात। भारत की कूटनीतिक ताकत में इजाफा का दावा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत की वैश्विक पहचान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। और राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो सराहना भारत और उसके नेतृत्व को मिल रही है वे भी कम है। रक्षा मंत्री ने पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। उनका यह बयान भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और कूटनीतिक ताकत को दर्शाता है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहां खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता बहनों भाइयों। इस संकट की घड़ी में हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत है तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए, यह मैं आप सबसे अपील कर। चलिए बढ़ते हैं आगे कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जैसे बताएं आपको कि नवरात्रि के दिन मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़, मां चंद्रघंटा की आराधना के लिए भक्तों का सैलाब। कालका जी टेम्पल में सुबह से लंबी कतारें, झंडेवाल टेम्पल में भी अपार श्रद्धालु पहुंचे। कानपुर और प्रयागराज में भी भीड़ का वही हाल। विधि विधान से की गई मां चंद्रघंटा की पूजा, भक्तों में आस्था और उत्साह का माहौल। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट। नवरात्रि के तीसरे दिन पूरे देश में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। राजधानी दिल्ली के कालका जी और झंडेवाल मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां के दर्शन कर रहे थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कानपुर और प्रयागराज समेत कई शहरों के प्रमुख मंदिरों में भी यही स्थिति बनी हुई। श्रद्धालु विधि विधान से मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि का यह पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा से साहस और शांति की प्राप्ति मानी जाती है। आस्था और विश्वास का यह संगम देश भर में भक्ति का माहौल बना रहा। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी और झंडेवालान मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन भी मंदिर में अपार भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। दिल्ली के कालका जी मंदिर में दर्शन के बाद एक श्रद्धालु ने कहा कि आज शनिवार का दिन है और नवरात्रि का तीसरा दिन है। वे कई सालों से यहाँ आते हैं, इस बार बहुत कम भीड़ है। हम तो जी बहुत पहले से आ रहे हैं, इस बार भीड़ बहुत कम है, दर्शन बढ़िया हो रहे हैं और माता रानी सबको जो श्रद्धालु आ रहे हैं सबको दर्शन दे रही है। आज का दिन शनिवार है जी, तीसरा नवरात्रा है
और माता ने बुलाया है, माता के दर्शन करके आनंद आ गया। और यहाँ माता के दर्शन करने आया हूँ। यही कालकाजी में मेरे जानने वाले वही रहता हूँ। माता के दर्शन करके ये लग रहा है कि सब कुछ पूरा हो गया और एक अद्भुत प्रतिमा माता की है। और ऐसी होता अनुभूति जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और भक्तों की भीड़ अपार है, लेकिन माता की ऐसी कृपा है कि जो मांगो वही मिल जाता है और बिन मांगे भी मिलता है। है और भीड़ को अच्छे से मैनेज भी कर रखा है और पता नहीं लग रहा है कि भीड़ है भी बहुत। नवरात्रों का तो अपना ही आपस में एक हिंदू धर्म में अपना ही महत्व है, तो हर नवरात्रे का अपना महत्व है। इस बार बहुत अच्छा बिंदास माहौल है। ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए, नॉर्मल डेज में भी कभी ऐसे दर्शन नहीं होते जैसे अब नवरात्रों में हो रहे हैं। सब पास की करामात है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं इस बार। कालका जी मंदिर की तरह ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु झंडेवालान देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने और देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। झंडेवालान मंदिर में दर्शन के बाद एक महिला ने कहा, मैंने माता रानी से अपने घर परिवार में सुख शांति के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण की कामना की है। हम लोग परिवार के साथ आए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत उत्तम है। माहौल तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में और आज हमें दर्शन का मौका मिला। नहीं, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है इनकी, बहुत है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। आज तीसरा दिन है और बहुत अच्छा नहीं है। लाइनें अच्छी बना रखी है, बहुत अच्छी सुविधा है और खुले दर्शन है माता रानी की। बहुत अच्छा है, सजावट भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है माता रानी। ये नवरात्रे माँ की पवित्र नवरात्रे है। इसमें तो सारी चीज़ सारे माता रानी आती है धरती पे, लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। तो वो ये बहुत अच्छा दिन है आज का। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मेरा भी। और नवरात्रि में मैंने बहुत नाम सुना था झंडेवालन माता जी का, तो मैं आज बोला चलो दर्शन करके आते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे और मेरे वाइफ दोनों के। बहुत अच्छा। हम फरीदाबाद से आए हैं, तो बहुत ही अच्छा। जितना नाम सुना था उससे ज़्यादा अच्छा है। और जितने भी सेवक हैं हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने गाइडेंस दिया है। हर चीज़ बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मध्य प्रदेश के देवास स्थित प्रसिद्ध माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां अब तक लगभग 2.5 लाख भक्त मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के दर्शन कर। चलिए बढ़ते आगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया। आपको बताया कि उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। मुश्किल दौर में मनाई जा रही ईद, मुस्लिम समुदाय में बेचैनी और चिंता का माहौल। दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात पर जताई चिंता। कई इस्लामिक देशों में तनाव की स्थिति का जिक्र। अमेरिका और इजराइल पर लगाया जंग थोपने का आरोप। तुरंत युद्ध खत्म करने की अपील। क्षेत्र में शांति बहाल करने की कामना। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जहां देशवासियों को शुभकामनाएं दी, वहीं वैश्विक हालात को लेकर गहरी चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि इस बार ईद ऐसे समय में मनाई जा रही है जब पूरी दुनिया, खासकर मुस्लिम समुदाय, तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि कई इस्लामिक देशों पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जंग अमेरिका और इजराइल की वजह से थोप दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि ये संघर्ष तुरंत खत्म होना चाहिए और क्षेत्र में शांति बहाल होनी चाहिए ताकि आप लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाला समय अमन, स्थिरता और भाईचारे का संदेश लेकर आएगा। आप सबको ईद के इस मौके पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये ईद एक ऐसे मौके पे मनाया जा रहा है जबकि पूरी उम्मा जो है वो परेशान है। जंग के बादल छाए हुए हैं। शायद कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जहां कहीं ना कहीं डर के जंग के बादल जो हैं वो लहराए हुए नहीं हैं। आज मेरे तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज़ जंग जो अमेरिका और इजराइल के तरफ से हमारे लोगों के ऊपर ठोसा गया है, वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो हैं वो दोबारा ना बने।
इसके साथ साथ जहां अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहाँ अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारे इंतज़ामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फ़र्क। आज पूरे देश खुशियों और भाईचारे के रंग में रंग नजर आया, क्योंकि देश भर में ईद उल फितर का पावन त्योहार धूमधाम से मनाया गया। एक महीने तक रोजे रखने के बाद जैसे ही चांद दिखाई दिया, वैसे ही रमजान का समापन हुआ और शवाल महीने की शुरुआत के साथ ईद की खुशियां छा गई। सुबह से मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और ईद मुबारक कहकर खुशियां बांटी। घरों में सेवइयां और स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैली हुई। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्यार, भाईचारे और इंसानियत का संदेश है। इस मौके पर हर कोई पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करता है। देश भर में ईद का ये जश्न एकता और सद्भाव की मिसाल पेश कर रहा है। आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल फितर इस्लाम धर्म का बेहद खास त्योहार है। पूरे महीने रोजे रखने के बाद जब चांद दिखाई देता है तब शव्वाल महीने की शुरुआत होती है और उसी के पहले दिन ईद मनाई जाती है। भारत में भी ईद मनाई जा रही है। लोग नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगते दिखे। नई दिल्ली में सुबह सुबह नमाज अदा की गई। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम जामा मस्जिद पहुंचे और नमाज पढ़ी। पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन अपना अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छा प्रशासन ने काम किया है। हाई कोर्ट के भी ऑर्डर थे और शांतिपूर्ण अपना जो है अपनी नमाज हो रही है। 7:30 बजे का टाइम है नमाज का। बस प्रशासन अच्छे से अपना काम कर रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनी तौर पर ये बहुत मुबारक दिन होता है। एक महीने रोज़े रखने के बाद ये दिन मुबारक दिन आता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये मुसलमानों के लिए ख़ास इनाम और तोहफ़ा होता है। और इसका ईद उल फितर का जो असल पैगाम है वो यही है कि हम लोग सब जगह मोहब्बत फैलाएं, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत फैलाएं और ऐसे लोगों के दरमियान में खुशियां फैलाएं जो लोग इस मुबारक दिन के मौके पर खुशी नहीं मना सकते हैं। यानी जो पसमानदगी से दो चार हैं या जो लोग खुशी नहीं मना सकते, जो गरीब हैं, उनकी हम हेल्प करें कि हम लोग तमाम लोग एक साथ मिलजुल कर एक साथ बैठें और गले मिले, मोहब्बत का पैगाम आम करें। यही असल पैगाम है। दिल्ली के अलावा यूपी के अयोध्या में भी ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ईद की मुबारकबाद देने भी पहुंचे। दुआ में हम लोग भैया यही मानते हैं कि भाईचारा बना रहे हिंदुस्तान का और सब कुछ अच्छा सा बना रहे, अमन चैन सुकून रहे हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, हर जगह। और जो आज शासन प्रशासन का भी रवैया रहा है बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने और शासन प्रशासन भी बड़े अच्छे से मैनेज किया है। इस बात को हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अयोध्या के साथ लखनऊ में भी ईद मनाई गई। लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर लोगों ने शोक जताया और गम में काली पट्टी बांधे दिखे। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईद की लोगों को बधाई दी। कारण ये कोई प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्ण का ये और ईरान के लिए दुआ हो रही है और अमेरिका और इस्राइल का बाइकाट हम लोग कर रहे हैं। और जब तक कि ईरान और हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सऊदी हुकूमत है उसका बाइकाट करते हैं, पूरी दुनिया में एक एक शिया जो है ईद के मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जहां देश और दुनिया के मुसलमानों को शुभकामनाएं दी, वहीं वैश्विक हालात को लेकर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम सभी की ओर से पूरी मुस्लिम उम्मा को ईद की मुबारकबाद है और अल्लाह से दुआ है कि हमारे रोजे कबूल हों। महबूबा मुफ्ती ने अपील की कि इस खास मौके पर लोग अल्लाह से उन मुश्किल हालात को कम करने की दुआ करें जिनसे आज दुनिया भर का मुस्लिम समुदाय गुजर रहा है। उन्होंने खास तौर पर फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि इन इलाकों में हालात बेहद कठिन है। उन्होंने कहा कि ईद सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि दुआ और इंसानियत का भी मौका है। आज हम
सारे आलम इस्लाम को हमारी तरफ से ईद की मुबारक है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रोजे कबूल फरमाए। और ये भी इस्तिदा है जितने भी यहाँ लोग हैं कि वो दुआ करें अल्लाह सुब्हाना ताला से कि जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा मुश्किलात में है उनकी मुश्किलें आसान हो जाए, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे लिबनान हो, खासकर ईरान हो, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। और मेरी लोगों से ये भी गुजारिश है कि इस वक्त उनको आपकी मदद की जरूरत है, दिल खोल के ईरान के लिए इस वक्त मदद दीजिए। और मुझे ये भी अफसोस है कि मैंने यहाँ बहुत जो यहाँ भी मौलवी साहब हैं जो दुआ कर रहे थे, मुझे अफसोस है उन्होंने ना फलस्तीन के लिए दुआ की, ना लिबनान के लिए दुआ की, ना ईरान के लिए दुआ की, बल्कि एक शख्सियत के इर्द गिर्द वो घूमते रहे। मुझे लगता है हम यहाँ आलम इस्लाम के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए आते हैं, उनकी दुआओं के लिए आते हैं। तो मुझे ये बात सुन के यहाँ बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दुआ होनी चाहिए, पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ होनी चाहिए, फलस्तीन के लिए दुआ होनी चाहिए, लिबनान के लिए, ईरान के लिए दुआ होनी चाहिए। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि उन्होंने इस घटना पर काफी देर से प्रतिक्रिया दी और अब संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा गया कि राहुल गांधी ने उन घटनाओं पर ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं जहां उन्हें राजनीतिक लाभ की संभावना दिखती है, जैसे हाथरस मामला। वहीं उत्तम नगर जैसी घटनाओं पर उनकी मौजूदगी नहीं दिखती। आरोप में यह भी कहा गया कि दलित समाज के एक युवक की हत्या पर कांग्रेस की चुप्पी सवाल खड़े करती है। और क्या कुछ कहा, आइए। इतने दिनों के बाद हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी आज संवेदन शून्य हो गए हैं। दलित समाज के नवयुवक की हत्या होती है तो आपके मुंह में दही जम जाता है। आप मोहम्मद अखलाक के यहां पहुंचे थे, प्रियंका जी, राहुल जी, जहां आपको लगता है कि राजनीतिक अवसरवादिता सिद्ध होगी, पूर्ण हो गई, आप वहां जाते हैं। लेकिन साथियों, इसके पीछे एक योजना है, इसके पीछे एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो संस्थागत सोच है, तुष्टीकरण और सामाजिक न्याय। अगर ये दो विकल्प कांग्रेस पार्टी के सामने हो तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताता है उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को तवज्जो दिया है। यह आज की बात नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भी जोगेंद्र नाथ मंडल एक उदाहरण है। वो वहां गए थे, पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उस देश में भी दलितों को अन्याय, अपमान, अत्याचार का सामना करना पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी के वही लोग हैं जिन्होंने पानी पी करके सीएए जैसे प्रगतिशील कानून का विरोध किया। सीएए का लाभार्थी कौन था? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों में सबसे बड़े समूह का कौन है? हमारे ओट हैं, हमारे मेघवाल हैं, हमारे दलित समाज के लोग हैं। लेकिन उनके नागरिकता के प्रक्रिया को प्राथमिकता ना मिले, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने। देश का दलित कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता है। कांग्रेस पार्टी का डीएनए दलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब भी विकल्प मिलता है और बढ़ते आगे बात करते हैं ऋतिक रोशन को लेकर। बॉलीवुड के हैंडसम हंकर ऋतिक रोशन एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। ऋतिक ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका फॉर्मल लुक फैंस का दिल जीत रहा है। इन तस्वीरों में ऋतिक ऑल ब्लैक आउटफिट के साथ ब्राउन जैकेट में नजर आ रहे हैं जो उनके लुक को और भी क्लासी और एलिगेंट बना रहा है। अलग अलग बैकग्राउंड में दिए गए उनके पोज उनके कॉन्फिडेंस और चार्म को साफ तौर पर दिखाते हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें स्टाइल आइकन बता रहे हैं। ऋतिक रोशन का ये लुक एक बार फिर साबित करता है कि वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि फैशन और स्टाइल के मामले में भी किसी से कम नहीं। ये तो कुछ खास और अहम खबर है जिससे आपको रूबरू करवाया, कुछ देश विदेश की और कुछ सुर्खियां बटोरती खबरें। फिलहाल आज के इस फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ। द अर्थ न्यूज पर खबरों से सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।